26 जनवरी 1950 आजाद हिंदुस्तान गणराज्य बना। भारत गणराज्य। देश को मिले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों पर बनी इस भव्य इमारत को मिला नया नाम, राष्ट्रपति भवन, द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया। आधी सदी से राष्ट्रपति भवन आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना हुआ है। वैसे खुद इसका इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। हालांकि दिल्ली में इस इमारत की नींव तो पड़ी थी साम्राज्यवादी ताकतों को विस्तार देने के उद्देश्य से, लेकिन इसके भाग्य में लिखा था दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भागीदार बनना। नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों पर 300 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन को कई मायनों में दुनिया की चुनिंदा इमारतों में शुमार किया जाता है। आज ये न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है, बल्कि दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा घर है। सन 1911 तक भारत पर राज करने वाली ब्रितानी हुकूमत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि इतने बड़े हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए कलकत्ता सही जगह नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने तब नई राजधानी की तलाश शुरू की और ये तलाश पूरी हुई दिल्ली पहुंचकर। 12 दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को अंग्रेजी हुकूमत की राजधानी बनाने का ऐलान किया और फिर इस नई दिल्ली को बसाने की शुरुआत हुई। इस राजधानी में अंग्रेज सरकार को महारानी के नुमाइंदे वायसराय के रहने के लिए एक ऐसी इमारत की जरूरत थी जो हिंदुस्तानियों को बराबर अंग्रेजी हुकूमत की शान शौकत और ताकत का एहसास कराती रहे। और तब दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों पर एक भव्य और आलीशान वायसराय हाउस बनाने की योजना बनी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस को। पर लुटियंस को ये एहसास भी न था कि जो इमारत वो बनाने जा रहे हैं वो महज एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में एक शिलालेख साबित होगी। एक ऐसी इमारत जो देश के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ वर्तमान और भविष्य का हमसफर भी साबित होगी। राष्ट्रपति भवन को हिंदुस्तान में आज ताजमहल के बाद देश के सबसे आकर्षक भवनों में गिना जाता है। इस भव्य इमारत के वास्तुकार लुटियंस भले ही अंग्रेज थे, पर राष्ट्रपति भवन पर भारतीय वास्तुकला की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इस इमारत से हिंदुस्तानियत न झलकती अगर उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग लुटियंस को इस बाबत निर्देश न देते। लॉर्ड हार्डिंग का आदेश था कि भवन कलात्मक हो और वो पश्चिमी और भारतीय शिल्प कला के मिले जुले स्वरूप में उभरे, और ये इमारत हूबहू ऐसी ही बन पड़ी है। दूर से देखने पर राष्ट्रपति भवन ऐसा एहसास देता है मानो शिल्पकार ने रायसीना पहाड़ी की चोटी पर रत्नों से जड़ा ताज रख दिया हो। राष्ट्रपति भवन की एक खास पहचान मुगल गार्डन है। 13 एकड़ में फैला मुगल गार्डन 4 भागों में बटा है। मुगल गार्डन के फव्वारों और कैनाल
अंग्रेजी शिल्पकला की याद दिलाते हैं, तो इसके डिजाइन पर ताजमहल और श्रीनगर के शालीमार गार्डन का प्रभाव दिखाई देता है। यूं तो मुगल गार्डन का खास आकर्षण हर किस्म के गुलाब के फूल हैं, पर यहाँ दुनिया भर के कुछ दूसरे चुनिंदा फूलों को भी देखा जा सकता है। मुगल गार्डन को हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। इमारत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका गुंबद है। हालांकि लुटियंस ये दावा करते रहे कि गुंबद की प्रेरणा उन्हें रोम के पैंथियॉन्स से मिली, पर सच तो यह है कि इस गुंबद के डिजाइन में मौर्य काल के सांची के स्तूप का प्रभाव साफ झलकता है। इसके अलावा इमारत की दीवारों को धूप और बरसात से बचाने के लिए बनाए गए छज्जों, छतरियों और जालियों पर भी भारतीय वास्तुकला की छाप दिखाई देती है। भवन के ठीक सामने और भीतरी खंडों में फव्वारों का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय वास्तुकला की प्राचीन परंपरा रही है। राष्ट्रपति भवन के अहाते में प्रवेश करते ही सबसे पहले ये 145 फुट ऊंचा स्तंभ दिखाई देता है, जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की ठीक सीध में है। इसे जयपुर कॉलम कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर शीशे का सितारा और कांसे का बना कमल का फूल है। इस स्तंभ का खर्च जयपुर के महाराजा ने उठाया था, इसलिए इसे जयपुर कॉलम नाम दिया गया। वायसराय हाउस को भव्य और आलीशान बनाने के लिए लुटियंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 340 कमरों के इस विशालकाय भवन को बनाने और सजाने संवारने पर उस वक्त करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए। इस इमारत को बनाने के लिए 4 साल का लक्ष्य रखा गया था। 3,500 से ज्यादा लोग दिन रात लगे रहे, फिर भी इसे बनते बनते 17 साल लग गए। भीतरी कमरों को सजाने के लिए बेल्जियम से झाड़ फानूस मंगाए गए, बर्मा से टीक की लकड़ी और इटली से 35 लाख वर्ग फुट संगमरमर आया। इमारत के मुख्य ढांचे और बाहरी दीवारों के लिए पत्थर राजस्थान से लाए गए थे। इस इमारत को बनाने और सजाने संवारने के लिए दुनिया भर से साजो सामान जुटाया गया, लेकिन इस बिल्डिंग में इस्तेमाल ज्यादातर स्टोन, जो ज्यादातर पत्थर है, वो राजस्थान में धौलापुर की विश्व प्रसिद्ध खदानों से आया। इस इमारत के बारे में एक खास बात यह भी है कि इस बिल्डिंग में स्टील का इस्तेमाल जरा भी नहीं हुआ। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने खड़े होने से ऐसा लगता है मानो आप किसी किले के सामने खड़े हों। सामने बनी ये 31 सीढ़ियां मुख्य द्वार तक ले जाती हैं और ये दरवाजा दरबार हॉल में खुलता है। आगे के मुख्य आंगन में लगे 20 स्तंभ इस भवन के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन खंभों के ऊपरी भाग में बहुत खूबसूरती से ऐसी घंटियां बनाई गई हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों में प्राचीन काल से ही परंपरागत रूप में प्रयोग होती आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि स्तंभों में घंटियों के इस्तेमाल का विचार लुटियंस को कर्नाटक के एक जैन मंदिर से मिला। ये माना जाता है कि लुटियंस ने आवाज करने वाली धातुओं की घंटियों के बजाय पत्थर की घंटियां इसलिए डिजाइन की ताकि वो खामोश रहें। बजती हुई घंटियों को बादशाह के साम्राज्य के अंत का संकेत माना जाता है। लुटियंस का मानना था कि खामोश घंटियां भारत में ब्रिटिश राज के निरंतर बने रहने का शुभ संकेत होंगी, लेकिन वो ये भूल गए कि वो सिर्फ इमारत बना सकते हैं, भारत का भाग्य नहीं।
लुटियंस जब वॉयसराय हाउस के कंगूरों को आकार दे रहे थे, तब देश भर में फैले आजादी के दीवाने आजाद हिंदुस्तान की नींव रख रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत को अपनी सत्ता का गुमान था। जिस वक्त इस भव्य वायसराय हाउस का निर्माण हो रहा था, अंग्रेजों ने सोचा था कि वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान पर राज करते रहेंगे। अंग्रेज ये भूल गए कि किसी भी सल्तनत से ज़्यादा ताकतवर होती है वहाँ की आवाम। अंग्रेज ये भी भूल गए कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय का फेर देखिए, समय की ताकत देखिए कि इस वायसराय हाउस के निर्माण में पूरे 17 साल लगे और इसके निर्माण के ठीक 17 साल बाद भारत से अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो गया। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद देश की बागडोर संभालने वाले सभी नेता इस पसोपेश में थे कि वायसराय के इस विशाल महल का क्या उपयोग किया जाए। मुश्किल ये थी कि वायसराय हाउस बाहर से जितना भव्य था, भीतर से उससे कहीं ज्यादा आलीशान। अंग्रेजी राज में यहाँ वायसराय का दरबार लगता था, इसलिए यहाँ वायसराय और उनकी पत्नी के लिए 2 सिंहासन रखे गए थे। पर लोकतंत्र में जनता राज करती है, इसलिए आजादी के बाद इन सिंहासनों को हटवाकर यहाँ साधारण कुर्सी रख दी गई। बाद में दरबार हॉल को 5वीं सदी की गुप्त काल की गौतम बुद्ध की प्रतिमा से सजाया गया। बहुत कम लोगों को आज ये याद होगा कि देश आजाद होने के तुरंत बाद वायसराय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन को गवर्नमेंट हाउस नाम दिया गया और इस दरबार हॉल को संग्रहालय बना दिया गया। और ये तब तक म्यूजियम ही रहा जब तक दिल्ली में नेशनल म्यूजियम की बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो गई। वायसराय हाउस के बॉलरूम की भव्यता तो और भी निराली है। ये एक खूबसूरत आभूषण के बक्से की तरह दिखता है। इसकी छत पर पर्शियन स्टाइल की बेजोड़ पेंटिंग की गई है। शाही आखेट की ये चित्रकारी चमड़े पर की गई है। इस कक्ष को आज अशोक हॉल कहा जाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह जैसे महत्वपूर्ण राजकीय कार्यक्रम अशोक हॉल में ही आयोजित किए जाते हैं। राय की और बाद में राष्ट्रपतियों की संग्रह की गई पेंटिंग्स रखी गई हैं। मार्बल हॉल में आप जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की आदमकद संगमरमर की मूर्ति देख सकते हैं। उसमें 54 शयन कक्ष और राजकीय मेहमानों के लिए अलग से अतिथि कक्ष बनाए गए। सभी कमरों को आपस में जोड़ते वैभवशाली गलियारे हैं। इन गलियारों की लंबाई ही करीब 1.5 मील से ज्यादा है। आजादी के बाद भारत के राजकीय दौरे पर आए कई महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति भवन के इन अतिथि कक्षों में ठहर चुके हैं। 1955 में रूसी राष्ट्रपति क्रुश्चेव, 62 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और हाल के वर्षों में गयाना के राष्ट्रपति भरत जगदेव राष्ट्रपति भवन की मेहमान नवाजी का आनंद उठा चुके हैं। पूर्व भूटान नरेश जब भी भारत के दौरे पर आते थे तो वे राष्ट्रपति भवन में ही ठहरते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी जब हिंदुस्तान आए थे, उस वक्त की उनकी हस्ताक्षर की हुई ये तस्वीर
राष्ट्रपति भवन में आज भी उनकी याद बनी हुई है। और ये है स्टेट डाइनिंग हॉल यानी भोजन कक्ष। इस विशाल भोजन कक्ष में एक साथ 104 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। उन्नीस 1931 में नई दिल्ली अंग्रेजों की राजधानी बना और उसके बाद सिर्फ 5 अंग्रेज शासक यहां रह पाए। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय थे और लॉर्ड इरविन यहां रहने वाले पहले। लॉर्ड इरविन पहले अंग्रेज शासक थे जो वायसराय हाउस में रहने के लिए आए। ये 1929 की बात है। इस बिल्डिंग की विशालता और भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कहते हैं कि कई बार लॉर्ड इरविन यहाँ रहते हुए यहीं पर रास्ता भटक जाते थे। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और राष्ट्रपति भवन बनने से पहले 2 साल तक ये बिल्डिंग गवर्नमेंट हाउस के नाम से जानी गई और तब भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ रहने के लिए आए। लेकिन यहाँ के राजसी ठाट बाट ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को खासा विचलित कर दिया। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यहाँ के ठाट बाट नागवार गुजरे। उन्होंने कई बार सिफारिश की कि उन्हें रहने के लिए कोई छोटा सरकारी आवास दिया जाए और जब ऐसा नहीं हो सका तो राजगोपालाचारी मेहमानों के लिए बने कमरों में रहने लगे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। गवर्नमेंट हाउस राष्ट्रपति भवन बन गया। आजाद हिंदुस्तान के लिए ये सुनहरा दिन था। पूरे राष्ट्रपति भवन को दीपमालाओं से सजाया गया और तब से हर साल 26 जनवरी को इसे यूं ही रोशनी से सजाने की परंपरा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए भी ये भवन एक महल की तरह था। उन्होंने भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का अनुसरण किया और अतिथि कक्ष में रहने लगे। तब से सभी राष्ट्रपति इस परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। उन्नीस 1950 से अब तक यहाँ 12 राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये सभी राष्ट्रपति देश की राजनीति के अलावा राष्ट्रपति भवन में भी अपनी यादों के साथ साथ कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गए हैं। जाकिर हुसैन को गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। मुगल गार्डन में हर तरह के गुलाब के फूल खिले, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुखिया होता है और संविधान का रक्षक। राष्ट्रपति भवन में बदलते दौर के साथ थोड़े बहुत बदलाव होते रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन के भीतर इस संग्रहालय की स्थापना की।
इस म्यूजियम में 640 किलो वजन का चांदी का वो सिंहासन रखा है जिस पर दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटेन के राजा बैठा करते थे। इसके अलावा यहाँ राष्ट्रपतियों को मिले कई बहुमूल्य उपहारों को संजो कर रखा गया है। संग्रहालय में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फहराया गया तिरंगा भी है, तो साथ ही सूरजमुखी का एक मुरझाया फूल भी, जो गांधी जी की पार्थिव देह पर चढ़ाया गया था। 10वें राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन संवेदनशील राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाते हैं। राष्ट्रपति नारायणन पर्यावरण में बदलाव के खतरों से खासे विचलित थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा का जल संचय करने का प्लांट लगवाया। ये प्लांट सिर्फ 12 लाख रुपए में शुरू हुआ और इसके काम करते ही राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के क्षेत्र में जमीनी जल स्तर में बढ़ोतरी की रिपोर्ट्स मिली हैं। डॉक्टर नारायणन के बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति भवन का एक कोना बच्चों के नाम करके गए थे, जिसे चिल्ड्रंस गैलरी कहा जाता है। चिल्ड्रंस गैलरी में बच्चों की बनाई कई खूबसूरत और कुछ मासूम सी कलाकृतियां हैं। चिल्ड्रंस गैलरी का एक दूसरा हिस्सा साइंस गैलरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ खेल खेल में विज्ञान की बातें सीखी जा सकती हैं। और विज्ञान के कई आविष्कारों के साथ खेला भी जा सकता है। हाल के वर्षों में राष्ट्रपति भवन के संग्रहालयों में ये किचन गैलरी भी शामिल हो गई है। किचन गैलरी में खाना बनाने और परोसने के तरह तरह के बर्तन संजोए गए हैं। पांच साल पहले 2007 में राष्ट्रपति भवन के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय और जुड़ गया, जब पहली बार एक महिला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति चुनी गईं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में रोशनी परियोजना शुरू की। ये पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण रोकने और ऊर्जा के संचयन के लिए एक अनूठी परियोजना है। और अब अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति भवन श्री प्रणब मुखर्जी का निवास होगा। राजनीति में बेहद अनुभवी प्रणब मुखर्जी को सब प्यार और आदर से प्रणव दा कहते हैं और वो भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति भवन के इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना इतिहास है राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी का। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का इतिहास 234 साल पुराना है। आजादी से पहले इसे गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड कहा जाता था। – 1950 से इसे नया नाम द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड मिला। आज ये भारतीय सेना की सबसे छोटी लेकिन सबसे खास रेजिमेंट है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट मध्य देख।
80 साल पहले लुटियंस ने वॉयसराय हाउस को ऐसी ऊंचाई पर बनाया जहां से हुक्मरानों को आम जनता दिखाई भी ना दे। वॉयसराय हाउस की किलानुमा दीवारों को इतनी मजबूती दी कि लोगों की आवाज इनसे टकरा कर ही दम तोड़ दे। लेकिन यही वॉयसराय हाउस जब राष्ट्रपति भवन बना तो इतनी ऊंचाई पर रहकर भी कोई राष्ट्रपति राजनीतिक कर्तव्यों और सामाजिक सरोकारों से अछूता नहीं रह पाया। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये गणतंत्र की ताकत है।